कहानी की शुरुआत होती है अंटार्कटिका ओशियन में एक बड़े से जहाज को दिखा के, जो बर्फ के बीचों बीच फंसा हुआ है। उनका कैप्टन पूरी कोशिश करता है कि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया जाए, पर ठंड इतनी बढ़ चुकी होती है कि सभी का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और उसी बर्फीली तूफानी रात में एक आदमी चिल्लाता हुआ उनके पास आता है, जो बहुत ही बुरी हालत में होता है और उनसे कहता है कि या तो मुझे मार दो या तो मुझे अपने साथ ले चलो। कैप्टन और क्रू मेंबर उस आदमी की मदद करते हैं और उसे जहाज पर ले आते हैं। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उस जहाज के पास आता है, जिसका नाम फ्रैंकेनस्टीन है, और वो उस आदमी के पीछे पड़ा था। वो मॉन्स्टर बहुत ही ऊंचा था और उसके हाथ बहुत ही बड़े और लंबे थे। वो क्रू मेंबर्स पर हमला कर देता है। उसके ऊपर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। तभी एक सोल्जर उस मॉन्स्टर पर रॉकेट गन से हमला कर देता है, लेकिन वो राक्षस मरता नहीं है, सिर्फ जहाज से नीचे गिर जाता है। गुस्से में वो जहाज को इतना हिलाता है कि अंदर काफी नुकसान होता है। अंदर के सभी लोग इधर उधर गिरने लगते हैं और बहुत से लोगों को चोट आती है। तभी कैप्टन उस मॉन्स्टर के आसपास की बर्फ को तोड़ देते हैं और उसे ठंडे पानी में डुबा देते हैं। सभी को लगता है कि वो मॉन्स्टर मर गया, लेकिन वो फिर से बाहर निकल आता है। अगली सुबह कैप्टन उस आदमी से पूछते हैं कि वो मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था, और फिर वो आदमी अपनी कहानी सुनाता है और हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस आदमी का नाम विक्टर था और उसके डैड एक मशहूर साइंटिस्ट थे और वो चाहते थे कि विक्टर भी उनकी तरह साइंटिस्ट बने। जब विक्टर की उम्र 12 साल की थी तो उसकी माँ एक बीमारी की वजह से गुजर जाती है और उसके डैड उसे बचा नहीं पाते। तो विक्टर अपने डैड पर गुस्सा होता है और कहता है कि क्या फायदा ऐसी साइंस का कि हम गुजरे हुए लोगों को वापस भी नहीं ला सकते। तभी उसके डैड जवाब देते हैं कि मुर्दों को जिंदा करना हमारे बस में नहीं होता है। और उस दिन से विक्टर एक ऐसी टेक्निक ढूंढने निकल पड़ता है जो मुर्दों को दोबारा जिंदा कर सके। अब हमें दिखाया जाता है कि विक्टर 30 साल का हो चुका है और उसे इलेक्ट्रिसिटी और ह्यूमन ऑर्गेन्स के जरिए मुर्दों को जिंदा करने का तरीका मिल जाता है। अपने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उसे इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इसलिए वो एक मीटिंग रखता है जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाता है और उन्हें अपना एक्सपेरिमेंट दिखाता है। उस एक्सपेरिमेंट में वो आधे इंसान को मशीन और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जिंदा कर देता है, जिस वजह से लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये तो गॉड को चैलेंज करना है। कोई भी उस पर इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि सब उसे एब्यूज करते हैं, जिस वजह से विक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने ही बनाए हुए क्रिएचर को तकलीफ में छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी एक अमीर बिजनेसमैन विक्टर को फोन करता है, जो बहुत ही बीमार है और अपनी जिंदगी बढ़ाना चाहता है। वो विक्टर से कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी फंडिंग कर सकता हूँ, तुम अपनी लैब बना सकते हो, लेकिन इसके बदले में मैं चाहता हूँ कि जब मैं मर जाऊँ तो तुम मुझे दोबारा जिंदा कर दोगे। और विक्टर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अब विक्टर अपने भाई विलियम से मिलने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ उसके भाई विलियम की पत्नी एलिजाबेथ उसे समझाती है कि साइंस और गॉड के बीच एक बारीक लकीर है। इस बात का ध्यान रखना और अपनी जिंदगी में सिर्फ साइंस का इस्तेमाल करना, कभी भी खुद को गॉड मत समझना। यहाँ विक्टर को फंडिंग मिल जाती है और विक्टर एक दूर की हवेली में एक लैब बनाता है और वहाँ 2 बड़े सिल्वर एंटेनास लगवाता है, ताकि वो बिजली का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सके, क्योंकि इतनी इलेक्ट्रिसिटी उस वक्त कोई नहीं बना सकता था। और इस काम में विलियम और एलिजाबेथ भी उसकी मदद करते हैं। अब अपनी न्यू लैब में विक्टर बार बार पूरा इंसान जिंदा करने में फेल हो जाता है, जिस वजह से एलिजाबेथ उसे सलाह देती है। एलिजाबेथ खुद भी साइंटिस्ट होती है। वो विक्टर से कहती है कि तुम अपने ऊपर से शुरू करो, जैसे तुम खुद हो उसे वैसा ही बनाओ। एलिजाबेथ की बात मानकर विक्टर अपने बॉडी मूवमेंट के हिसाब से स्केलेटन और मसल्स में वायर्स डालकर एक ह्यूमनॉइड बनाता है। लेकिन अब उसे ऑर्गेन्स चाहिए होते हैं, इसलिए वो जंग के मैदान से मुर्दे ले आता है और उनके ऑर्गेन्स जैसे आंख, नाक, दिल एक्सेट्रा निकालता है और इस ह्यूमनॉइड में लगा देता है, और इस ह्यूमनॉइड को वो नाम देता है फ्रैंकेनस्टीन। अब विक्टर को सिर्फ बिजली का इंतजार है। तभी एक दिन तूफान आता है। वो बिजनेसमैन भी वहां पहुंचता है जिसने विक्टर को फंडिंग की थी। वो विक्टर से कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा हार्ट और माइंड इस बॉडी में डाल देना, लेकिन विक्टर उसे मना कर देता है, जिस वजह से उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और वहां वो बिजनेसमैन ऊंचाई से गिरकर मर जाता है। तभी बिजली चमकती है और उस टावर पर गिरती है, लेकिन बिजली के झटकों से भी फ्रैंकेनस्टीन जिंदा नहीं होता, जिस वजह से विक्टर उस रात निराश होकर सो जाता है। लेकिन जब वो सुबह उठकर देखता है तो फ्रैंकेनस्टीन जिंदा होता है
और वो उसके घर में चल फिर रहा होता है। फ्रैंकेनस्टीन दिखने में तो एक मॉन्स्टर जैसा बड़ा और ऊंचा होता है, लेकिन उसका दिमाग एक न्यूबॉर्न बेबी जैसा होता है। फ्रैंकेनस्टीन का डरावना रूप देखकर और उसकी भयानक आवाज सुनकर विक्टर बहुत ही डर जाता है और उसे एक सीक्रेट रूम में बंद कर देता है। विक्टर फ्रैंकेनस्टीन को बोलना सिखाता है। वो कहता है कि मैं विक्टर हूँ, और फ्रैंकेनस्टीन अपनी डरावनी आवाज में कहता है कि मैं विक्टर हूँ। अब दिन गुजरने लगते हैं और विक्टर उसे इंसानी जिंदगी सिखाने लगता है, लेकिन विक्टर ये भूल जाता है कि फ्रैंकेनस्टीन दिमागी तौर पर अभी एक बच्चा है। अगली सुबह विक्टर की हवेली में विलियम और एलिजाबेथ आते हैं, जिस वजह से विक्टर घबरा जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट वाली रात उसने जिस बिजनेसमैन को मारा था वो एलिजाबेथ के अंकल थे। एलिजाबेथ को आज विक्टर की हवेली में कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो छानबीन करते हुए बेसमेंट में चली जाती है, जहां वो फ्रैंकेनस्टीन से मिलती है। पहले तो एलिजाबेथ उससे डर जाती है, लेकिन जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि फ्रैंकेनस्टीन दिमागी तौर पर एक बच्चा है और वो उसे पढ़ाने लगती है। एलिजाबेथ फ्रैंकेनस्टीन को छोटे छोटे अल्फाज सिखाती है, जैसे पानी, हवा, आग, बिल्कुल जैसे बच्चों को सिखाया जाता है। ये देखकर विक्टर को जलन होने लगती है, क्योंकि फ्रैंकेनस्टीन एलिजाबेथ से बहुत जल्दी सीख रहा था। यहाँ विक्टर विलियम के सामने कन्फेस करता है कि उसने एलिजाबेथ के अंकल को मारा है। वो विलियम से कहता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक है, मेरे ख्याल से तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर विलियम एलिजाबेथ को लेकर वहाँ से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद विक्टर उस हवेली में पेट्रोल डालकर उस हवेली को आग लगा देता है। विक्टर सोचता है कि ऐसा करने से उसका जुर्म भी छुप जाएगा और फ्रैंकेनस्टीन भी खत्म हो जाएगा। हवेली में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से विक्टर का पैर भी कट जाता है और सिर्फ कुछ नसों की वजह से चिपका होता है, लेकिन विलियम उसे बचा लेता है और उसे सिटी ले जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, क्योंकि फ्रैंकेनस्टीन पानी से निकलकर उनके जहाज में आग लगा देता है, लेकिन इस बार कैप्टन उससे बात करते हैं और फ्रैंकेनस्टीन से पूछते हैं कि विक्टर ने जो कहानी हमें सुनाई है क्या वो सच है? क्या तुम सच में इंसानों को मारते हो? फ्रैंकेनस्टीन जवाब देता है कि वो आधा सच है, मैंने कभी भी इंसानों को नहीं मारा, लेकिन हाँ, मुझे विक्टर से बदला जरूर लेना है। उसने मुझे जलते हुए हवेली में ही मरने के लिए छोड़ दिया था। मैंने अपने आप को उन जंजीरों से आज़ाद करके बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक जंगल की तरफ भागा। फ्रैंकेनस्टीन कहता है कि मैं सालों तक जंगल में भटकता रहा। मेरा दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह था। मेरे साथ कोई नहीं था। शिकारी मुझे देखकर डर जाते थे। वो मुझे बुरा समझकर मुझ पर गोलियां चलाते थे। एक दिन जब मुझे गोली लगी तो मैं एक घर में जाकर छुप गया। वहाँ मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपनी पोती को पढ़ा रहा था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपनी दोनों आंखों से देख नहीं सकता था। मैं छुपकर उन्हीं के घर में रहता था। मैंने वहाँ देखा कि उसकी पूरी फैमिली जो छुट्टियाँ बिताने के लिए उसके घर आई हुई थी। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश होता था, क्योंकि वो सब बहुत प्यार से रहते थे। जब उस बूढ़े आदमी की फैमिली वापस अपने घर चली गई तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने मुझे बुलाया, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि उसके घर में कोई और भी रह रहा है। मैंने उस बूढ़े आदमी से उनकी भाषा सीखी और उनके रीति रिवाज सीखे। मैं उस बूढ़े आदमी के लिए जंगल से लकड़ी लाता था और उनके लिए हिरन का शिकार करता था। एक दिन उस बूढ़े आदमी ने मुझसे सवाल किया कि तू कहाँ से आ रहा है। मैंने उसे जवाब दिया कि बस मुझे वो लैब याद है। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए और अपनी जिंदगी के बारे में जानना चाहिए। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर फ्रैंकेनस्टीन दोबारा लैब जाता है। वहाँ फ्रैंकेनस्टीन को अपनी क्रिएशन का सच पता चलता है और वो वहाँ से विक्टर का एड्रेस लेकर वापस आता है। जब वो रिटर्न आता है तो देखता है कि बूढ़े आदमी पर भेड़ियों ने हमला कर दिया है और उनके पास थोड़ा ही वक्त बचा है। उसी वक्त उस बूढ़े आदमी के बेटे आ जाते हैं और फ्रैंकेनस्टीन को मॉन्स्टर समझकर उस पर गोली मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन फ्रैंकेनस्टीन बच निकलता है। वो बूढ़ा आदमी भी खत्म हो जाता है और फ्रैंकेनस्टीन इस दुनिया में फिर से अकेला हो जाता है। अब फ्रैंकेनस्टीन विक्टर के एड्रेस पर पहुंचता है, जहां आकर वो विक्टर और विलियम को पार्टी करते हुए देखता है। गुस्से में फ्रैंकेनस्टीन विक्टर पर हमला कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा, और विक्टर कहता है कि मुझे खुशी होगी अगर तू मुझे खत्म कर दे, क्योंकि मुझे पछतावा है कि मैंने तुझ जैसे मॉन्स्टर को बनाया। ये सुनकर फ्रैंकेनस्टीन कहता है कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। विक्टर फ्रैंकेनस्टीन को मारने के लिए पिस्तौल उठाता है, लेकिन एलिजाबेथ उसके सामने आ जाती है और गोली एलिजाबेथ को लग
जाती है और वो वहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रैंकेनस्टाइन एलिजाबेथ की लाश को उठा लेता है और वहां से चला जाता है एंड विलियम विक्टर को घर से निकाल देता है। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की नाक काट देता है और सालों तक उसे खत्म करने के लिए उसके पीछे भागता है। एक दिन खुद फ्रैंकेनस्टाइन विक्टर के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे मारने के लिए तेरे पास क्या है वो मुझे दे दे, मैं खुद अपने आप को खत्म कर देता हूँ, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। ये सुनकर विक्टर उसे एक डायनामाइट देता है। वो डायनामाइट फ्रैंकेनस्टाइन अपने ऊपर ब्लास्ट कर देता है जिससे वो जख्मी तो हो जाता है बट वो मरता नहीं है। जल्द ही उसके घाव भी भर जाते हैं। अब वो दोबारा ठीक हो जाता है और विक्टर को खत्म करने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। ये वही वक्त होता है जब विक्टर ने कैप्टन और क्रू को मदद के लिए पुकारा था, जो फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। फ्रैंकेनस्टाइन अपनी सारी कहानी सुनाता है और विक्टर से कहता है कि मैं कभी भी तुझे मारना नहीं चाहता था, मैं बस इतना चाहता था कि तू मेरे जैसा कोई और भी बना दे ताकि मुझे ये जिंदगी अकेली ना गुजारनी पड़े। अब विक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे समझ आता है कि फ्रैंकेनस्टाइन कभी भी मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि वो अकेला था और वो बस किसी के साथ रहना चाहता था। विक्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फ्रैंकेनस्टाइन पर भरोसा न करने के लिए विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन से माफी मांगता है क्योंकि विक्टर ने अपनी ही क्रिएशन पर भरोसा नहीं किया। मरने से पहले विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन से कहता है कि तू मेरी जगह जिंदा रहेगा और विक्टर भी वहाँ खत्म हो जाता है एंड जहाज में सब लोग रोने लगते हैं। फिल्म के अंत में फ्रैंकेनस्टाइन जहाज को आइसबर्ग से आजाद कर देता है। सभी लोग सेफ होते हैं और सब उसे हाथ हिलाकर अलविदा करते हैं, लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन दुखी है क्योंकि एक बार फिर से उसे लोग छोड़कर चले गए हैं और वो दुनिया में अकेला रह गया है। बट फ्रैंकेनस्टाइन अब फैसला करता है कि वो अकेले जिंदगी गुजारेगा और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।